class 9. Welcome to our new class. Welcome to our new session. Now, all of you are fine, safe, and sound. Now, we are going to start our first lecture of class 9. First chapter is Pakistan की नजरियाती असास, ideological basis of Pakistan. First of all, you have to decide how many of you are going to take your Pakistan studies in English and how many of you are going to take your Pakistan studies in Urdu. You will have to write the number of students who are going to take it in Urdu and those who are going to take in English are going to confirm. So we are going to start our first lecture, that is ideological basis of Pakistan. पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजिकल बेसिस थी, मीन्स के पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट थी, द पर्पस था, पाकिस्तान किस तरह बना, पाकिस्तान किस तरह स्टैब्लिश हुआ, पाकिस्तान के बनने के पीछे क्या क्या मोटिव्स थे, क्यों हमने एक इतना बड़ा डिसीजन लिया, क्यों कायदे आजम और जो इलामा इकबाल थे और हमारे मुस्लिम लीडर्स थे, किस तरह दे हैड डिसाइडेड कि हमारे पास दो बड़ी कौमें आबाद हैं, both of them can't live together, ये इकट्ठी नहीं रह सकती, इनको आज़ाद करना है। तो मुसलमान जो थे, पाकिस्तान जिन्होंने हासिल करना था, उन्होंने क्या लॉजिक दिया, उन्होंने क्या रीजनिंग दी, उनके पास क्या रीजनिंग थी कि वो अपने लिए एक अलग मुल्क चाहते हैं। जाहिर है ये कोई आपका जोड़ा नहीं था, ये कोई आपकी नोटबुक नहीं थी, ये कोई आपकी ज्वेलरी नहीं थी कि जो आपने बस ऐसे ही गए और खरीद ली। तो ये आपके लिए एक ऐसा माइलस्टोन था कि जिसके लिए आपको रीजनिंग की जरूरत थी। बड़े लीडर्स जो थे, उन सबको डिसीजन जो लेना था, उस डिसीजन के पीछे क्या क्या मोटिव्स थे, उन डिसीजन के पीछे रीजनिंग क्या थी, क्योंकि हमने आज़ादी हासिल करनी थी ब्रिटिशर्स से, एंड ब्रिटिशर्स वर द रूलर्स एट दैट टाइम। ब्रिटिशर्स जो थे वो उस वक्त की रूलिंग पावर थी, वो रूलिंग क्लास थी, वो हमें रूल कर रही थी, वो हमें गवर्न कर रहे थे, और उनसे आज़ादी हासिल करना जो था, दैट वाज नॉट अ easy task, वो आसान टास्क नहीं था। So we had to show, we had to prove our basis for our demand. हमें उस डिमांड की बेसिस प्रोवाइड करनी थी, बेसिस को we have to prove कि for what reason, for what purpose we are going to demand our own land. Clear? Now, first of all, जो पहली चीज we are going to study, जो हमें पता होना चाहिए, वो है definition, sources and significance of ideology. हमारा जो नजरिया है वो है क्या? What is the meaning of ideology? Ideology होती क्या है, नजरिया होता क्या है? और जब हमें ये पता लग जाता है कि ये आइडियोलॉजी है, दिस इज आवर आइडियोलॉजी, दिस इज आवर नजरिया, तो उसके बाद हमें ये वी विल हैव टू सी कि इसकी सोर्स क्या है, ये कहाँ से आया है, इसका माखिज क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है, ये हमारे पास किस चीज किस तरह से हम तक पहुंचता है। उसके बाद वी विल हैव टू सी कि वो आइडियोलॉजी जो हमारे पास पहुंच गई थ्रू सोर्सेज, थ्रू रिलायबल सोर्सेज, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। जिस तरह आप लोगों की लाइफ्स में, आप लोगों की जिंदगी में कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है टू स्टेप फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए, अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। जिस तरह आपका
कोई एम होता है, जिस तरह somebody wants to be a doctor, वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसका उस डॉक्टर बनने के पीछे क्या सोर्स होगा, उस डॉक्टर बनने के पीछे क्या आइडियोलॉजी होगी, तभी वो एफएससी करेगा विद बायो। तो अगर वो विद बायो एफएससी करेगा तो हम कहेंगे कि उसने बेसिस प्रोवाइड की है उस एजुकेशन ने आपके मेडिकल डिग्री की। तो उसी तरह पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो कहाँ से आई है, उसका क्या सोर्स है, वो हमने अब पढ़ना है। तो बड़े सगीर जो था, जिसे हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट में दो बिग पावर्स जो थी, मुसलमान और हिंदू, they were living together for centuries। वो इकट्ठे रह रहे थे अंडर दी रूलरशिप ऑफ, अंडर दी रूल ऑफ ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, उनके हुक्मरानी के अंदर मुसलमान और हिंदू जो थे वो इकट्ठे रह रहे थे। और सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान के नाम से एक इंडिपेंडेंट जो स्टेट थी, इंडिपेंडेंट जो आपके लिए रियासत थी, उसका जो एस्टेब्लिशमेंट था वो हमारी 20वीं सदी का एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है। हमारा पाकिस्तान हासिल करना जो था वो 20th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा इवेंट है, जिसे हम जो दैट इज अनएवाइडेबल, जो डिवाइड नहीं किया जा सकता। और उसको वो एक इतना बड़ा हमारे पास वाकया है, इतना बड़ा इंसिडेंस है कि वो पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। और ये इवेंट जो है, इसके पीछे भी पाकिस्तान हासिल करने का जो इवेंट है, उसकी बैकग्राउंड में, उसके पीछे भी एक आइडियोलॉजी जो थी वो काम कर रही थी। एक आइडियोलॉजी जो थी वो कार फरमा थी, वो काम कर रही थी। और वो आइडियोलॉजी जो उस नजरिए के पीछे थी कि हम क्यों उसे पाकिस्तान हासिल कर रहे हैं, उस आइडियोलॉजी को, उस हम नजरिए को जो है वो हमारा बेसिस था पाकिस्तान हासिल करने के लिए। और उस नजरिए के लिए हम इंग्लिश में कहते हैं कि ये हमारी आइडियोलॉजी थी। नजरिए को इंग्लिश में बेसिकली हम आइडियोलॉजी कहते हैं। Now, first of all, what is ideology? Basically, ideology है क्या? वो रीजनिंग, वो लॉजिक, वो आपका किसी भी काम को करने का के पीछे जो मकसद काम करना है, उसको हम बेसिकली आइडियोलॉजी कहते हैं। तो जो वर्ड आइडियोलॉजी है, ये अपनी डेफिनेशन और मीनिंग, जो इसका मतलब है और इस डेफिनेशन के लिहाज से जो इब्तिदा से जो हमारे सोशल दानिशवर थे, जो हमारे थिंकर्स थे, उनके दरमियान वो कॉन्ट्रडिक्शन का बायस रहा है। कॉन्ट्रडिक्शंस जो है वो रही है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नजरिया। डिफरेंट थिंकर्स जो हैं उन्होंने उनके ख्यालात जो है वो मिलते जुलते नहीं हैं, और वो डिफरेंट तरीके से सोचते और डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। और डिफरेंट जो हमारे पीरियड्स हैं, उसके जो रिसर्चर्स हैं और उसके जो थिंकर्स हैं, उन्होंने अपने अपने स्टाइल से, अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्टाइल, अकॉर्डिंग टू देयर ओन ability, according to their own thinking, according to their own view, उन्होंने नजरिए को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने इस बात की एक्सप्लेनेशन दी है कि नजरिया है क्या। और मीनिंग के एतबार से अगर हम देखें तो नजरिए का मतलब होता है सोच या मकसद। सोच या मकसद कि हम किस तरह सोचते हैं, हम किसी भी चीज को हासिल करने के लिए किस तरह, हमारे दिमाग में क्या प्लान है, हमारे दिमाग में
क्या चीज चल रही है। हम जब कोई चीज हासिल करते हैं, हम जब कोई चीज लेने को कहते हैं, जब हम कोई चीज मांगते हैं, तो उसके पीछे क्या हमारा रीजनिंग है, क्या हमारी लॉजिक है, क्या हमारा क्या हमारी जो है वो उस डिमांड के पीछे हमारी रीजनिंग क्या है। ठीक है, तो हर जो थिंकर था उस दौर का, उसने अपनी डिफरेंट तरीके की रीजनिंग जो थी वो अपने मुल्क को हासिल करने के लिए वो बयान की थी। और जिस डिफरेंट डेफिनेशन जो है वो हमारे पास नजरिए की हैं। सबसे पहली डेफिनेशन विच वी विल गोइंग टू डिस्कस इज किसी शय को वजूद में लाने के लिए ज़हन में जो सोच, फिक्र और नक्शा उभरता और कायम होता है, इसे नजरिया बोलते हैं। मैंने अभी आपको आई हैव गिवन एन एग्जांपल कि अगर इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, आपके पास एक मकसद है, एक स्केच है दिमाग में that you want to become a doctor, कि आपने सिर्फ आगे जाके डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आपके पास एक दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि आपने ये काम करना है, आपका जिंदगी का मकसद है टू बिकम अ डॉक्टर। तो कोई भी, तो आपका जो इमेज है, जो आपकी सोच है, उसको हम सामने लाने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको वजूद में लाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो भी हम दिमाग में प्रोग्राम बनाएंगे, मीन्स कि अगर आपने मेडिकल करना है तो आप एफएससी करोगे, साइंसेस रखोगे, फिर साइंसेस में आपकी ऑप्शन होगी कि आप कंप्यूटर्स ना रखो बल्कि आप बायोलॉजी रखो। अगर आपने कंप्यूटर्स के साथ एफएससी कर ली और बाद में आपने जाके कहा कि जी मैंने तो मेडिकल में एडमिशन देना है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड डिसीजन, वो सही डिसीजन नहीं होगा, वो बल्कि आपका रॉन्ग डिसीजन होगा। तो आपका सही डिसीजन क्या होगा कि आपने इफ यू बिकम अ डॉक्टर, तो आपको जो है वो बायो के साथ एफएससी में जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरह किसी भी चीज को, किसी भी सोच को फुलफिल करने के लिए, उसको प्रॉपर शक्ल में लाने के लिए, आपके जहन में, आपके माइंड में जो सोच, फिक्र और उसका स्केच जो है वो सामने आता है, उसको हम नजरिया कहते हैं। अपने काम को पूरा करने के लिए जो भी आप स्केच बनाते हो, प्लान करते हो, जिस तरह आपके एग्जाम्स होने वाले होते हैं तो आप उसको प्लान करते हो कि किस तरह आपने आपकी प्रिपरेशन करनी है, कितने घंटे आप पढ़ोगे, कितने घंटे आप इंग्लिश पढ़ोगे, हाउ मेनी आवर्स यू आर गोइंग टू स्पेंड इन विच सब्जेक्ट। तो वो आपका मकसद होता है और उसको आप जो है वो कंप्लीशन की तरफ उसको अमली जामा बनाने के लिए, प्रैक्टिकल फॉर्म में लाने के लिए आप एफर्ट्स करते हो। तो उसी तरह जब हमने पाकिस्तान को स्टैब्लिश करने की बात की, जब हमारे लीडर्स ने पाकिस्तान की डिमांड की, तो दैट वाज नॉट इन द एयर। वो डिमांड जो थी वो हवा में नहीं मौजूद थी, बल्कि उसके पीछे सॉलिड बेसिस थे, सॉलिड रीजनिंग थी। और वो रीजनिंग क्या थी कि हम हिंदुओं के साथ इकट्ठे जिंदगी नहीं गुजार सकते। वी आर not going to spend our lives collectively with Hindus in the subcontinent. So we have to need our own separate homeland, जहाँ हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सकें। उसके बाद एक और डेफिनेशन है, किसी भी मकसद के हसूल के लिए बनाया गया फिक्री खाका। तो कोई भी काम जिसे आपने फुलफिल करना है, उसका जो आप स्केच बनाओगे, मैंने भी आपको बताया कि यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिकल डिग्री चाहिए। और मेडिकल डिग्री के लिए आपको क्या पहला स्टेप है कि आप एफएससी प्री
मेडिकल करो, बायोलॉजी के साथ करो। तो इस एम को फुलफिल करने के लिए दैट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, उसके लिए जो आप प्लान करते हो, जो आप सारा स्केच बनाते हो कि किस तरह आप बायो रखोगे, किस तरह आप अच्छे मार्क्स लोगे, किस तरह आप एमकैट को क्लियर करोगे, ये सारा आपका स्केच होता है जिसके थ्रू आप अपनी मकसद को, अपने एम को फुलफिल करने में जो है वो काम उसके लिए करते हो। ठीक है, उसके बाद एक और डेफिनेशन है, किसी खास मकसद के लिए किसी कौम की इज्तिमाई सोच का एक बात पर मुत्तफिक हो जाना भी नजरिया कहलाता है। और कोई भी बात, कोई भी अप्रोच जो है, कोई भी मकसद जो है जो आप हासिल करना चाहते हो, उस मकसद के हसूल के लिए, उस मकसद की जो फुलफिलमेंट है उसके लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए वो तमाम लोग, वो तमाम कौम, वो तमाम अफराद जो आप जिनके लिए वो मकसद हासिल करना चाहते हो, वो अगर एक थिंकिंग के ऊपर, एक सोच के ऊपर, एक अप्रोच के ऊपर अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और वो सब वही बात करते हैं जो आप उनको बता रहे हो, जो आप उनको समझा रहे हो, वही सब लोग वो बात करते हैं, तो हम कहेंगे कि वो भी एक नजरिया फॉर्म अप हो गया है उनके पास, उससे भी नजरिया हो गया। फिर अनदर डेफिनेशन इज ऐसी बात जो लोगों को मुत्तहिद करके इसके हसूल की कोशिश पर आमादा करे, नजरिया कहलाती है। और कोई भी ऐसी बात जिस पर ये लोग जो हैं वो कलेक्ट हो जाएं, पीपल कलेक्ट देमसेल्व्स अपॉन वन पॉइंट, हर शख्स जो है वो एक पॉइंट के ऊपर कनेक्ट हो जाए, एक पॉइंट को समझ ले और कहे कि यस, हमारा लीडर जो है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है एंड वी आर श्योरली गोइंग टू फॉलो आवर लीडर। हम अपने लीडर को डेफिनेटली फॉलो करेंगे, हम अपने लीडर को की हर बात जो है उसको यस बोलेंगे, हमें अपने लीडर की किसी भी बात से जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हम अपने लीडर को जो है वो अपने लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते हैं और हम अपने लीडर की हर बात को के ऊपर लबैक करेंगे, यस करेंगे। तो वो भी हम कहते हैं कि हमने जो है नजरिया उसको फॉर्म अप कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद नजरिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फलसफा और तफक्कुर पर रखी गई हो और इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, मसलन सियासी, माशरती और तहजीबी मसाइल के हल के लिए कोई लाया अमल बनाया गया हो। ठीक है, अब वो कहता है कि इन शॉर्ट जो नजरिया है उसका मतलब है कि कोई ऐसा प्रोग्राम जिसकी बेस जो है वो फिलॉसफी के ऊपर रखी गई हो, और फिलॉसफी क्या हो कि हमने ये काम इसलिए करना है, और वो फिलॉसफी जो है वो इंसानी जो लाइफ्स है, इंसान की जो जिंदगियां हैं उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, मतलब उनकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, उनकी सोशल एस्पेक्ट्स और उनके कल्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके इश्यूज के लिए जो प्लान बनाया जाता है उसको हम जो है आइडियोलॉजी का नाम देते हैं और उसको हम आइडियोलॉजी बोलते हैं। Now second point is, second topic is के sources of ideology। आइडियोलॉजी के सोर्स क्या है, आइडियोलॉजी हमारे पास आती कहाँ से है। आइडियोलॉजी जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम बाजार जाएं और जाकर खरीद कर ले आए, बल्कि आइडियोलॉजी हमें अपने सेटअप में, अपने लोगों की जो जिंदगियां हैं, अपने लोगों के जो लाइफ स्पेंड करने की जो का मकसद है, अपने लोगों की सेटलमेंट जो है उसके हिसाब से देखनी होती है। हमें देखना होता है कि लोग किस तरह की जिंदगी गुजारना चाहते हैं,
लोगों की जो सोशल लाइफ्स और कल्चरल लाइफ्स हैं वो किस तरह फुलफिल होंगी हमारे हमारी लोगों के एस्पेक्ट्स को देखते हुए। तो वो सब चीजें जो हमारे लोगों की लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इनको देखते हुए जो स्केच तैयार होता है और जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसको हम कहते हैं कि आइडियोलॉजी। नाउ सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी के सोर्सेज क्या है, आइडियोलॉजीज आपकी कहाँ से हैं, आइडियोलॉजी जो है वो हमारे पास किन किन सोर्सेज से पहुंचती है और क्या क्या हमें चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं आइडियोलॉजी की सोर्सेज के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुश्तरका मसला, वो लोग जो कलेक्टिव रिलीजन को फॉलो कर रहे होते हैं, वो लोग जो एक मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वो तमाम अफराद जिनका मजहब एक होता है, जिनका रिलीजन एक होता है, वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी को बनाने के लिए, आइडियोलॉजी को फॉर्म अप करने के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो क्या है कि वो तमाम लोग, वो तमाम अफराद जिनके जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनके लिए हम चीज़ों को फॉर्म अप कर रहे हैं, जिनके लिए हम अपनी एफर्ट और स्ट्रगल जो है वो कर रहे हैं, उनका रिलीजन क्या है, उनका मकसद क्या है, उनका वो उन सब की जो है वो क्या मजहब है, वो किस मजहब को बिलोंग करते हैं, वो किस मजहब से उनका ताल्लुक है और वो किस मजहब को फॉलो करते हैं। और अगर वो तमाम अफराद जिनका मजहब कॉमन है, अगर हम उन सबके लिए काम करेंगे और तमाम अफराद का मजहब जो है वो एक होगा तो हमारे लिए हमारी स्ट्रगल जो है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी। ठीक है, मजहब जो है वो महज हमारी इबादत का कलेक्शन नहीं है, सिर्फ नमाज रोजा पढ़ना जो है वो करना जो है वही हमारा मजहब नहीं है, बल्कि वो किसी मजहब जो होता है वो किसी भी कौम की पूरी सोशल लाइफ को इफेक्ट करता है। मीन्स कि आपका मजहब आपको बताता है कि किस तरह आप लोगों ने अपनी जिंदगियां गुजारनी है, सच क्या है, झूठ क्या है, गलत रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है, आप लोगों ने अपने सोशल सेटअप किस तरह बनाने हैं, शादियां किस तरह करनी है, बच्चे किस तरह रेज करनी है, चोरी चकारी को किस तरह अवॉइड करना है। किसी भी लाइफ के मोड़ पर, किसी भी लाइफ में, किसी भी जगह पर अगर कोई इशू क्रिएट हो जाता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन हमने उसको किस तरह हैंडल करना है, हाउ टू हैंडल इट अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन, हमें उस इशू को, उस मसले को किस तरह अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन उसको हल करना है। 19वीं सदी में बड़े सगीर पाक में कई हिंदू तहरीकों, ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि हिंदू पाक में 19th सेंचुरी में भी पाकिस्तान बनने से पहले बहुत सी मूवमेंट्स जो थी वो शुरू हुई। उनमें आर्य समाज और ब्राह्मण समाज वगैरह ने जन्म दिया कि आर्य जो मजहब था वो और एक ब्राह्मण मजहब था, उन्होंने उनकी बहुत सारी जो मूवमेंट्स थी अपने मजहब को बचाने के लिए, अपने सेटअप को, अपने रिलीजन को इंटैक्ट रखने के लिए वो शुरू हुई। और उनका मकसद क्या था उन मूवमेंट्स का, कि वो हिंदुइज्म को प्रमोट करें, हिंदुओं को आगे लेके जाएं और मुसलमानों को कमतर शो करें। और आर्य समाज जो था उसका जो फाउंडर था जिसका नाम पंडित दयानंद सरस्वती था, वो तो इतना ज्यादा
अपनी लिमिट्स क्रॉस कर गया था कि इसने शूरी के नाम से एक मूवमेंट जो थी उसको शुरू किया था, और उस मूवमेंट का एम क्या था, मकसद क्या था कि वो लोग जो हिंदू नहीं हैं, जो नॉन हिंदू हैं या जो मुस्लिम्स हैं, उनको जबरदस्ती हिंदू जो है वो बनाया जाए, उनको हिंदू जो है वो हिंदुइज्म में धकेला जाए। और ब्राह्मण समाज का जो बानी था राजा राम मोहन राय, वो भी जो मुसलमान दुश्मनी में मुसलमानों के खिलाफ अपने स्पीचेस करता था, और कांग्रेसी दौरे हुकूमत जो था जो 1937 से 1939 तक था, उसने इस ख्याल को मजीद जो था वो पुख्ता कर दिया, मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया कि जो हमारा यूनाइटेड इंडिया है उसमें मुसलमानों ने आपको अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है, उसकी जो शनाख्त है, आइडेंटिटी है, उसकी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को कि हम मुसलमान हैं, हमारी एक इंडिपेंडेंट लाइफ है, हमारी एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, उसके लिए उसको खत्म करने की कोशिश जो थी वो हिंदू जो थे, जो लीडर्स थे, जिन्होंने मूवमेंट्स शुरू की थी, उनका मकसद ही ये था कि मुसलमानों की इंडिविजुअलिटी को, उनकी आइडेंटिटी को खत्म किया जाए, उनकी आइडेंटिटी को जो है वो खत्म करके उनको जो है वो इस बात को खत्म कर दिया जाए कि वो मुसलमान है और वो अपनी एक अलग जिंदगी जो है वो उसको अपने मजहब के अकॉर्डिंगली वो गुजार रहे हैं या गुजारना चाहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारा सेकंड जो सोर्स है आइडियोलॉजी का, पहला मेन सोर्स था कॉमन रिलीजन, कि वो अफराद जिनका मजहब एक है, जिनका रिलीजन एक है, जो एक मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए किसी भी मूवमेंट को स्टार्ट करना और लेकर चलना कंपैरेटिवली इज एन इजियर जॉब। उसके बाद हमारा सेकंड सोर्स है आइडियोलॉजी किस तरह फॉर्म अप करती है, अगर हमारे political objectives are common, अगर हमारी political approach common है, हमारे political objectives जो है वो common है, वो एक है, तो हमारा जो स्ट्रगलिंग फेज है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, और हमारी आइडियोलॉजी जो है वो इजीली फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। जिस तरह एक मजहब का होना बहुत एक पॉजिटिव साइन है, उसी तरह हमारी जो कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है इन दी फॉर्मेशन ऑफ आवर आइडियोलॉजी। तो हमारे कलेक्टिव जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी वजह से जो दुनिया है उसकी कई जो नेशंस हैं, कई अक़वाम जो हैं उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल किया। ये एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है ना कि आपको एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए, जिस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट थी और इमरान खान ने चेंज का स्लोगन जो था वो रिलीज किया और कहा कि मैं एक चेंज लाऊंगा। तो ये चेंज जो उसने लोगों के दिमाग में डाली कि तब्दीली आएगी, चेंज आएगा, वो चेंज किस प्लेटफॉर्म से उसने लोगों में प्रमोट किया, लोगों के घर तो नहीं जाता था वो बताने चेंज के लिए, तो लोग उसको फॉलो करते थे। तो उसने क्या प्लेटफॉर्म यूज किया, उसने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो था ही यूज टू इनकलकेट द ऑब्जेक्टिव। उसने अपने ऑब्जेक्टिव को लोगों के दिमागों में ग्रो किया, इनकलकेट किया, पैदा किया, और लोगों को एक कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव दिया, जिसकी वजह से आज वो हमारा रूलर बनकर सामने आए। ठीक है। तो इसी तरह के कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जब पार्टीज देती हैं लोगों को, तो वो लोग आज़ादी हासिल करने के लिए, जो लोग अपने आप को गुलामी से निजात दिलाना चाहते हैं, उनके लिए
वो बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है कि किस तरह उन्होंने स्ट्रगल करनी है और किस तरह उन्होंने आगे चल के अपने अपना मकसद जो है उसको फुलफिल करना है। और अंग्रेज जो थे, जो हमारे फॉरेन रूलर्स थे, जो अंग्रेज थे, इंग्लिश जो लोग थे, वो जब सब कॉन्टिनेंट में अराइवल हुआ उनका, जब सब कॉन्टिनेंट इंडो पाक में आए, तो वो उस वक्त अपने साथ डेमोक्रेसी का स्लोगन लेकर आए, वो अपने साथ डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। और डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी मीन्स कि हर बंदा जो उस सेटअप का पार्ट है वो अपनी राय रखता है, वो किसी भी बात को, किसी भी चीज को अपने मुल्क के बारे में हाँ या ना कहने का हक रखता है। वो ये हक रखता है कि वो ये बता सके कि मुझे ये बात पसंद है अपने लीडर्स की या नहीं पसंद, और उसकी एक मर्जी होगी, और वो अपनी मर्जी हाउ विल अ पर्सन implement his approach through the choice of leadership, अपने वोट के जरिए, अपना एक वोट जो है उसके जरिए वो अपने लीडर को अपॉइंट करने का हक रखता है। और हमारे वो जो आपके गवर्नमेंटल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका जो इंतखाब है वो वोटिंग के जरिए करता है, और वो अपनी राय को वोट के जरिए अब जो है वो बताता है कि मुझे ये लीडर जो है वो मैं इसके लिए बिल्कुल हूँ कि नहीं हूँ, इसकी पॉलिसीज, इसकी जितनी भी सारी बातें हैं क्या वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली मुसलमान बड़े सदी में इंडो पाक में अकलियत होती है। अकलियत कौन होता है? माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज कौन है? जो कम तादाद में आबाद होती हैं। और मुसलमान जिस तरह पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो ज्यादा तादाद में है, और जो क्रिश्चियंस हैं, पारसीज हैं, हिंदूज हैं, वो माइनॉरिटीज में आते हैं। थोड़े तादाद में जो लोग हैं उनमें आते हैं, तो हमने माइनॉरिटीज होते हैं। तो उस वक्त इंडो पाक में बिफोर आर इंडिपेंडेंस हम एक माइनॉरिटी की हैसियत रखते थे इंडो पाक में, और उसमें जो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी मुसलमानों की वो भी बहुत थोड़ी सी थी एज ए माइनॉरिटी। और नया सियासी निज़ाम जो था उसने जो लोगों को अवेयरनेस दी, उसकी वजह से मुसलमानों का जो तशद्दुद का आइडेंटिटी थी वो उभर सामने आई, और लोगों को पता लगा कि मुसलमान भी एक आज़ाद कौम की हैसियत से जिंदगी गुजार सकते हैं, इनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और उनके पॉलिटिकल एम्स जो हैं वो कॉमन। ठीक है बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू एंड अप आवर लेक्चर हियर। टुमारो इंशाल्लाह or in our next class we will going to continue it, and we will start our third source, that is common educational objectives कि हमारे मुश्तरका तालीमी मकासद क्या होने चाहिए। ओके बेटा, टिल देन अल्लाह।